नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक प्रमुख विषय प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य क्या है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद यदि भारत में कोई विस्तृत साम्राज्य बना है तो वह गुप्त साम्राज्य है। क्योंकि आप जानते हैं कि मौर्यों के पतन के बाद आप देखेंगे कि कुछ देशी शासक जैसे कर्ण वंश हो गए, ठीक है, सातवाहन हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि और भी कुछ विदेशी शासक जैसे हिंद यूनानी, ठीक है, शक, पल्लव, कुषाण, ठीक है, ये लोग मौर्यों की जो एक विखंडित राजनीतिक व्यवस्था है उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर शासन व्यवस्था की बागडोर संभालें। इस प्रकार महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, इनके बाद जैसे कुषाण, शक, पल्लव, ये सब एक साम्राज्य रहा, छोटे छोटे साम्राज्य रहा। इसके बाद यानी कि मौर्यों के बाद अगर कोई विस्तृत साम्राज्य बना है तो वह है आपका गुप्त साम्राज्य। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मौर्यों के बाद प्राचीन भारत में गुप्तों ने ही एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल में भारतीय राजनीति और संस्कृति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। गुप्त वंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु गुप्तों की उत्पत्ति और उनकी जाति के निर्धारण के लिए, यानी कि गुप्त की जो उत्पत्ति है, किस वंश से थे, किस साम्राज्य से थे, ठीक है, गुप्तों की उत्पत्ति और उनकी जाति निर्धारण के लिए ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आप जैसे ध्यान देखेंगे तो जो गुप्तों की उत्पत्ति है, किस वंश से था, किस साम्राज्य था से था, ये मतलब इनकी जाति सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, इनकी जाति विभिन्न इतिहासकारों द्वारा भिन्न भिन्न बताई गई है। प्राय ऐसा माना जाता है कि गुप्त वैश्य थे। ठीक है, गुप्त ऐसा माना जाता है क्योंकि जो कुषाण वंश के खंडहर पर, कुषाणु वंश के जो कुषाण उत्तर भारत में, खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश के भूभागों में आप देखेंगे वहां से ऐसा कुछ प्रमाण मिला है जिसके आधार पर बताया जाता है कि गुप्त वंश संभवतः जो है वैश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त वंश संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये जो है कुषाणों के सामंत रहे हैं। ठीक है, कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमें जो प्रमाण मिलता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि गुप्त जो संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे हैं, उसके साथ साथ कुषाणों से प्राप्त जो सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने, कुषाणों से जो प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों के आधार पर गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसके प्रसार के बारे में पता चलता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था। गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य रहा है वह आपका उत्तर प्रदेश और बिहार था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का अधिक महत्व है। ये फैक्चुअल डेटा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा जो है उत्तर प्रदेश को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आखिर में बिहार के अपेक्षा उत्तर प्रदेश का महत्व जो है गुप्त साम्राज्य में अधिक रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से अभिलेख और जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं प्राप्त हुआ है, वो उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा हुआ है और ये लोग कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में जानने का स्रोत क्या क्या है। गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में
जानने का स्रोत क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आप ये जानते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो पहला है आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आप विशाखादत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम वगैरह से, फिर आप देखेंगे कालिदास की कुछ रचनाएं, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आप देखेंगे कि कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वातास्यन कृत कामसूत्र, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने का जो साहित्यिक स्रोत है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और साहित्यिक स्रोत क्या रहा है, ये भी आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि साहित्यिक स्रोत क्या रहा है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में आपने देखा कि विशाखादत्त के नाटक जैसे देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कालिदास की रचनाएं, ऋतुसहारम, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वातास्यन कृत कामसूत्र से भी गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होता है, ये हो गया। इसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत जो है गुप्त काल के बारे में जान बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। पुरातात्विक स्रोत में आप क्या पाते हैं कि जैसे जो अभिलेख हैं, ठीक है, अभिलेख के बाद आप स्मारक देखते हैं, अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, उसके बाद आप देखते हैं कि सिक्के हो गए। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उससे भी क्या है, जानकारी मिलती है गुप्त राजवंश के बारे में। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुड़ आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुड़ आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपने साहित्यिक स्रोत देखा गुप्त राजवंशों के बारे में, इसके बाद आप पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में आपने देखा कि तमाम सारी चीजें हैं, इसमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से भी आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुड़ आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और भी विशेषताएं हैं पुरातात्विक, जैसे गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी, ठीक है, तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इससे भी आपको गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि सोने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इस काल में आप देखेंगे तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। ठीक है, अथवा तथा तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तांबे के सिक्के को देखिए, तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ये फैक्चुअल डेटा है जो गुप्त साम्राज्य के बारे में
जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्चुअल डेटा ही एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है वो राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर है ना, वह आपको राजस्थान के एक प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश, घुमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर ये भी एमपी में है, भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। यह भी जो है विशेष उल्लेखनीय है, जो गुप्त राजवंशों के बारे में जानकारी का एक स्रोत है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है। ठीक, कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, वो क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे फाहियान और हेनसांग, ये दो लोग हैं जो विदेशी यात्री हैं। ठीक है, इनके विवरण से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में विधिवत जानकारी मिलती है। इनके विवरण से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में विधिवत जानकारी मिलती है। जैसे फाहियान, ठीक है, आप देखेंगे फाहियान यह चीनी यात्री था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फाहियान जो है यह एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। इसने मध्य देश का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हेनसोंग, इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाया था। तो हेनसांग भी वहीं से आया था, चाइना से ही आया था, चीन से ही आया था। तो इसके विवरण से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक, स्थापना से लेके, संस्थापक से लेके अंतिम तक, कौन इसके अंतिम शासक रहे हैं, कौन इसके संस्थापक रहे हैं, इनकी विशेषताएं क्या रही है, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो शासकों का एक क्रम देख लेते हैं। श्रीगुप्त सबसे पहले संस्थापक हैं। ठीक है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है। संस्थापक तो हैं ही, लेकिन गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ही थे, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, जैसा कि आपको हमने बताया है। ठीक है, महाराज सामंतों की उपाधि होती है। महाराज क्या होती है? सामंतों की उपाधि होती है। महाराज जो है, ये जो सामंत होते हैं, इनकी उपाधि होती है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। तभी तो आप कुषाणों से जोड़ रहे हैं कि कुषाणों के सामंत थे लोग। ठीक है, तो इससे पता चलता है, क्योंकि महाराज जो है सामंतों की उपाधि होती है, और इससे पता चलता है कि ये लोग किसी के शासक, किसी शासक के अधीन शासन करते थे। ठीक है, ये हो गया। इसिंग के विवरण के अनुसार श्रीगुप्त के बारे में बताया गया है कि इसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए। देखिए, फैक्चुअल डेटा ना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये बात है कि इन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बनता है। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र घटोत्कच शासक बनते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कंद गुप्त के सुपिया के लेख जो एमपी में है, में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास
घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट पे बनता है, फैक्ट पे बनता ही बनता है, कॉन्सेप्ट पे बनता है कि गुप्तों का जो राजनीतिक इतिहास है वो घटोत्कच से ही शुरू होता है। इसके बाद बात आती है चंद्रगुप्त प्रथम की। क्या है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईसा पूर्व, ईसवी है, ठीक है, पूर्व नहीं है। प्रारंभिक गुप्त शासकों में अगर बात किया जाए, प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करने की जरूरत है कि प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। वह महाराज घटोत्कच का पुत्र और गुप्त वंश का तीसरा शासक था। इसके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रही है लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की शुरुआत। यदि चंद्रगुप्त प्रथम के काल की जो सबसे बड़ी घटना रही है वह रहा है कि लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की शुरुआत। इससे चंद्रगुप्त की दूरदर्शिता साबित होती है। ठीक है, लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध बढ़ाने के लिए, चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात कर रहा हूं कि लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध बढ़ाने के लिए इसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी से अपना विवाह भी किया था। तो देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम का जो है जो महत्वपूर्ण घटना है वैवाहिक संबंधों के बारे में, लिच्छवियों के साथ इनका संबंध रहा है और इन्होंने राजकुमारी कुमार देवी से अपना विवाह भी किया। ठीक है, और इसकी पुष्टि होती है गुप्त वंशीय अभिलेखों तथा स्वर्ण सिक्कों से। इसकी पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम एक महान भी शासक थे और लिच्छवियों के साथ एक वैवाहिक संबंध के रूप में इन्होंने जो है इनकी राजकुमारी कुमार देवी से अपना विवाह किए हैं और इसकी पुष्टि गुप्त वंशीय अभिलेखों से तथा स्वर्ण सिक्कों से होता है, जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी के चित्र अंकित हैं। जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के चित्र अंकित हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी बिहार एवं साकेत तक था, किंतु इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा माना गया है कि गुप्त वंशों का जो पुराणों के अनुसार जो इसका विस्तार था पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी बिहार, ठीक है, और आपका साकेत तक था, किंतु इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम को एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है, जिसे परवर्ती लेखों में गुप्त संवत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण किए हैं। ठीक है, और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी से तो आपको हमने बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने आपको सिक्कों के बारे में भी हमने बता दिया। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसे पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। ये बात इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसे शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है और इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।